हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 11। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आपने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल्स पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग से वो कैसे अलग होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के। ठीक है, आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आइए देखिए, पहले ये आपके पास एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो आप यहाँ देख सकते हो। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा नजर आता है वो आपको एक ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले ये नाक की जो ओपनिंग होती है, हमारे नाक की जो ओपनिंग है, नॉस्ट्रल्स, यहाँ पे जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, इसकी दो ओपनिंग्स होती है, एक अंदर होती है, अंदर की तरफ, और एक बाहर की तरफ। ये बाहर वाली है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, या सिंपली आप बोल सकते हो एक्सटर्नल ओपनिंग्स या नॉस्ट्रल्स, ऐसा सिंपल बोल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर की जब बात करोगे ना, तो जब इसके अंदर की बात करोगे, यहाँ लिखा नहीं है, तो इसके अंदर की तरफ एक पैसेज है। पैसेज मतलब एक रास्ता है, नाक के अंदर का रास्ता। उस रास्ते का नाम है नेजल पैसेज। ठीक है, तो ये रहा नेजल पैसेज। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ओपनिंग होगी विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, और उसके अंदर जो रास्ता है उस रास्ते को आप बोलोगे नेजल पैसेज। ठीक है, नेजल पैसेज जब आगे बढ़ेगा तो ये आगे जाकर खुलता है एक पैरिंग्स नाम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे नेजल चेम्बर भी होता है, बट आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ एक ओपनिंग है, उसके बाद अंदर की खाली जगह को क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के और अंदर जाओगे तो यू विल गेट पैरिंग्स। पैरिंग्स के और नीचे आओगे तो यू विल गेट लैरिंग्स। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह से रास्ता आगे बढ़ रहा है। ओके, और आगे जाओगे, लैरिंग्स। लैरिंग्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो लड़के होते हैं, मेल्स होते हैं, मेल्स के यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो यहाँ पर एक ओवर ग्रोथ है, टच करके देखो, फील होगा। फीमेल का भी होता है बट वो थोड़ा कम होता है, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, इसी के ठीक पीछे यहाँ पर लैरिंग्स वाला एरिया है, यही लैरिंग्स है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर लैरिंग्स है, देखो। ठीक है, अच्छा, लैरिंग्स के नीचे चलोगे और नीचे जाओगे और नीचे। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पाइप है इसको बोलते हैं विंड पाइप, या फिर इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ठीक है, और इसके अंदर कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहते हैं जो इस पाइप को रप्चर होने से बचाते हैं या कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये पाइप सिकुड़ सकती है, फट भी सकती है। ये ना सिकुड़ेगी ना फटेगी, इसको सिकुड़ने और फटने, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट एंड एक्सपैंड दोनों होने से रोकने के लिए यहाँ पर कार्टिलेज से बने हुए कुछ रिंग्स होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कोलैप्स करने से बचाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। एक्चुअल में इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहाँ लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एक ही बात है, अभी मैं लिखवा दूंगा सारा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे जब, तो और आगे जब बढ़ोगे तो ये देखो, यहाँ पर ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तब इसका नाम रखा गया है ब्रोंकाई। क्या नाम रखा गया है, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। ओके, और ब्रोंकाई फर्दर फिर से डिवाइड होता है और बनाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये ब्रोंकियोल्स मेरे को यहाँ पर है। ब्रोंकियोल्स आगे चलकर बलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं, एंड इस बलून लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है एल्विलाई। तो आपने भी एक ओवरव्यू देखा, कुछ कुछ समझ में आया होगा आपको। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में नेक्स्ट पेज पर ले चलकर एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आओ देखो, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलो स्टार्ट किया जाए। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सबसे बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, है ना। अच्छा, ऐसा लिख के ना करके मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये देखो, तो ये इंसान का नाक है मान लो। ठीक है, अब इस नाक से एक पाइप ऐसे बाहर निकली है इस तरह से। ठीक है, ये नाक की पाइप जो है, ये नाक की पाइप है ऐसे। ठीक है, सिंपल बनाते हैं, जैसे ये इंसान की खोपड़ी है ऐसे मान लो, ये इंसान की आंखें हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ऐसे इमेजिन करो। अभी इंसान नहीं लग रहा है जो भी है, तो इस एलियन इंसान की आंख है। ठीक है, और ये यहाँ इसका माउथ है, फिलहाल ये इसका नाक है। ठीक है, और यहाँ से एक पाइप अंदर गई हुई है। हाँ, दिस पाइप, आपको मैं अभी मेंशन करूंगा कि इसका क्या नाम है, ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। ठीक है, और ये फिर से आगे चलकर फिर से बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होती है, ऐसे करके यहाँ भी ऐसे डिवाइड होती रहती है। अभी और भी डिवाइड करेंगे, रुको, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसका क्या नाम है, ध्यान दिया जाए यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज एक्सटर्नल 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 नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल
नॉस्ट्रल, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ओके, अच्छा इसके बाद अगर मैं बोलूं ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड नेजल पैसेज, तो बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के और नीचे जाओगे तो नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। और नीचे जाओगे तो मिलेगा लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स। अच्छा लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर साउंड का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कुछ कार्टिलेज होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं तो हमारी आवाज़ निकलती है। जैसे मेरी आवाज़ ऐसे निकल रही है, ठीक है, अगर मैं आवाज़ को चेंज करना चाहूँ तो मैं लैरिंग्स के पोजीशन को ऊपर नीचे करके वाइब्रेशन चेंज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ चेंज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आवाज़ चेंज हुई, ये जो आवाज़ चेंज हुई ये कैसे हुई, ये मेरे लैरिंग्स के पोजीशन को चेंज करके हुई, ठीक है। तो वी कैन चेंज और मॉड्यूलेट आवर साउंड क्वालिटी, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पिच विच जो कुछ होता है फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, उसको चेंज करके हम लोग क्वालिटी को या साउंड को या इवन हम लोग उस साउंड की इंटेंसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जोर बोल सकते हैं या धीरे बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप का सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये लैरिंग्स है, इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, ठीक है। ऐसे ही ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, दिस इज ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया को हम लोग प्यार से बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, विंड पाइप, ठीक है, क्योंकि इसमें हवा पास करती है, विंड पाइप है ये, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था कि फूड पाइप इसको बोलते हैं, ईसोफेगस को, है ना। अच्छा ये देखो ट्रैकिया जो है ना, ये दो भाग में टूट गया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स। अगर मैं एक एक पार्ट का नाम रखूं तो बोलेंगे ब्रोंकस, क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रोंकस। अगर मैं दोनों को एक साथ बुलाऊं तो, जैसे मान लो मेरे पास एक बस है तो मैं उसको बोलूंगा बस, बट अगर मेरे पास दो बस है तो क्या बोलेंगे, बसेस, ठीक है। मतलब सिंगुलर प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर एक है तो ब्रोंकस बोलेंगे, ये भी एक है तो ब्रोंकस। बट यदि दोनों को एक साथ में मिलकर मिलाकर बोलूं तो इसको नाम देंगे ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ये क्या है, प्लूरल है, और ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है, समझ गए। अच्छा पहली बार जो ब्रोंकाई बना उसको आप बोलोगे प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर से यहाँ देखो दूसरी बार फिर से ब्रांच बना है ना, पहली बार ब्रांच बना तो क्या बोलोगे, कौन सा ब्रोंकाई, दिस इज लिख लो, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। पहली बार बना, प्राइमरी माने पहली बार। दूसरी बार जो बनेगा, दिस, जैसे इन दोनों को देखो, इसको और इसको, इसको क्या बोलोगे, क्योंकि ये दूसरी बार बना है इसलिए दूसरी माने सेकेंड टाइम बना है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये भी ब्रोंकाई ही है बट दूसरी बार बनना, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसी तरह से अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं, सपोज करो मैं इसको तीसरी बार भी तोड़ दूं, यहाँ से भी तोड़ सकते हो, यहाँ नहीं तोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो दीज टू आर कॉल्ड, इनको क्या बोल दिया जाएगा, इनको बोला जाएगा टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई, क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई, समझ गए। इस तरह से नाम रखा जाता है। ये टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर आगे जब जाएगा तो ये फिर से आगे चलकर ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पतले पतले ब्रांचेस में इसको तोड़ दो, इनको आप नाम दोगे ब्रोंकियोल्स। क्या नाम दोगे, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स का भी दो पार्ट वैसे होता है, सुन लो बस, लिखना नहीं। एक होता है इनिशियल, शुरू का ऊपर का, और एक होता है टर्मिनल, काम नहीं, इतना लिखो ब्रोंकियोल्स। अच्छा ब्रोंकियोल्स जो है, ये ब्रोंकियोल्स आगे चलकर एक बलून जैसे स्ट्रक्चर में या सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाएगा। तो देखो ये बलून जैसे स्ट्रक्चर में खुल जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये भी बलून जैसे स्ट्रक्चर में खुल जा रहा है। दीज बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, सिंगल होगा तो बोलेंगे एल्वियोलस, और प्लूरल होगा तो बोलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। सिंगल होगा तो क्या बोलेंगे, एल्वियोलस, और प्लूरल होगा तो, मतलब एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ, प्लूरल होगा तो एल्वियोलाई। समझ गए बात, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार इसे कॉपी करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
देखो अब एक बार एनसीईआरटी की डीप लाइन समझ लेते हैं। आप तो समझ लिए कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पर है। अब इसी को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है एक बार उसको भी कवर कर लिया जाए। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू बॉडी, एयर अंदर लिया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू नॉस्ट्रल्स। कौन से नॉस्ट्रल्स? जिसका मैंने नाम क्या रखा था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, उसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाई, ये जो नाक के अंदर से हवा गई, ठीक है, अब नाक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर है, ठीक है, फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर, फाइन माने पतला पतला छोटा छोटा हेयर है, फाइन हेयर है, ठीक है, दैट लाइन द पैसेज, कौन सा पैसेज? नेजल पैसेज, है ना, ये कौन सा पैसेज है? नेजल पैसेज। ठीक है, तो जो रास्ता आपने पीछे बनाया था इस तरह से, जो रास्ता यहाँ से गया था ऐसे, नाक, ये नाक है, यहाँ से रास्ता गया था ना, तो जो रास्ता अंदर गया था, इस रास्ते के अंदर, मतलब इस रास्ते के अंदर जब देखोगे तो तुमको यहाँ मिलेगा पतला पतला छोटा छोटा, यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइन हेयर्स, ये यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है। समझ गए बात? आगे बढ़ जाओ। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस, इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या होता है? जब आपको सर्दी होती है तो नाक से पानी निकलता है चिपचिपा सा, ठीक है, वो जो चिपचिपा सा खुशबूदार नाक से पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। ठीक है, विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, ये लोग करता क्या, देखो देखो, जो फाइन हेयर है और म्यूकस है जो नाक के अंदर नेजल पैसेज में है ना, ये क्या करते हैं कि जब कभी कोई डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल या कोई बाहर का पार्टिकल हमारे नाक के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको चिपका लेते हैं, ताकि वो नाक के अंदर होता हुआ लंग्स में ना चला जाए, क्योंकि लंग्स में जाएगा तो वो लंग्स को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उसको रास्ते में ट्रैप करना, रोकना, पकड़ना जरूरी है। तो फाइन हेयर्स और ये म्यूकस, इनका यही काम होता है कि ये बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोके। ठीक है, यही है। तो पैसेज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, फ्रॉम हियर द एयर, अब देखो एयर की बात कर रहा है, एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, एयर जो है वो गले के अंदर तक पहुंचता है, मतलब फेरिंग्स और लैरिंग्स की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों की बात हो रही है, थ्रोट, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स तक पहुंच गया। ठीक है, अच्छा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अच्छा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे ये रास्ता आगे जा रहा है, जब ये रास्ता जब आगे जा रहा है तो यहाँ यहाँ पर ट्रैक किया है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्टिलेज की रिंग्स, ये क्या करती हैं? ये इस ट्रैकिया को या विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स या कार्टिलेज रिंग्स, प्रिवेंट फ्रॉम या प्रिवेंट द विंड पाइप, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया, ठीक है, फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग, ठीक है, सिकुड़ने से या फटने से बचाती है। ठीक है, नहीं तो सिकुड़ जाएगा अगर ना तो सांस नहीं आ पाएगी, चोकिंग हो जाएगी, सांस लेना बंद हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि आप फ्रूटी पी रहे हो और फ्रूटी पीते 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 फ्रूटी खत्म हो गया, और आप जो स्ट्रॉ से या पाइप से आप पी रहे हो, स्ट्रॉ स्ट्रॉ जो है वो सिकुड़ जा रहा है हवा के प्रेशर से। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोलैप्सिंग। ठीक है, वही कोलैप्सिंग, इसे रोकने के लिए इस स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर में क्या लगा होता है? कुछ रिंग्स लगे होते हैं कार्टिलेज के, जो इसको सिकुड़ने से रोकता है। समझे? ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, rings of cartilage are present in the throat। ठीक है, these ensure that air passage does not collapse ना हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो फटाफट, नेक्स्ट पेज पे चला जाए। नेक्स्ट देखो, विद इन लंग्स द पैसेज डिवाइड्स, अब लंग्स के अंदर आ गए हम लोग, तो लंग्स के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? याद करो, ट्रैकिया जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। क्या बनाया था? प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर बनाया सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर बनाया टर्शरी ब्रोंकाई, बार बार डिवाइड किया था ना। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? लंग्स के अंदर जाने पर जो पैसेज है डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, मतलब यहाँ पर बार बार डिवीजन की बात हो रही है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन सभी डिवीजन की बात हो रही है। इनको आप क्या नाम दिए थे? ब्रोंकाई, है ना, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, विच फाइनली, अब ये ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल बनाते हैं और फाइनली एंटर कर जाते हैं एक बलून जैसे स्ट्रक्चर में, है ना, विच फाइनली टर्मिनेट, टर्मिनेट माने खत्म होना, इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्विलाई, सिंगुलर एल्वियोलस। ठीक है, एल्विलाई में खुल जाते हैं जाकर। आगे देखो, एल्विलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्विलाई में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहेगा। ठीक है,
द वॉल्स ऑफ एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्विलाई के वॉल्स में एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है। इसका क्या मतलब है? तो आपने पीछे देखा ना कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो एल्विलाई बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ मैं एल्वियोलस, ठीक है। अब इस एक एल्वियोलस के ठीक नीचे यहाँ से ब्लड वेसल का कनेक्शन रहता है। इसके ठीक नीचे क्या रहता है? ब्लड वेसल रहता है। मतलब इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, खून बह रहा है इसके अंदर। तो एल्वेलाई के ठीक नीचे एक पाइप जा रहा है, उस पाइप के अंदर क्या है? उस पाइप के अंदर खून है। मतलब ये ब्लड वेसल है, नस है जिसमें से खून पास कर रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे कि व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंगल एल्वियोलस, एंड ये एल्वियोलस के साथ कनेक्टेड क्या है? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर क्या है? कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, ठीक है, ठीक सर है। एज वी आगे as we have seen in earlier years, when we breath in, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, we lift our ribs। अब ये पढ़ाना बाकी है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेकर देखो, खुद ट्राई करो, सांस लो। सांस तो अभी भी चल रही है बट जबरदस्त, मतलब एक लंबी सांस खींचिए, सांस खींचिए। तो ये चेस्ट है आपका, ये आगे की तरफ उठा होगा। यहाँ पे हाथ रख के ट्राई करो, ठीक है, आगे उठा, ठीक है, फील कर पा रहे हो उसको। तो ये चेस्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को यहाँ एनसीईआरटी कह रही है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं, वी लिफ्ट आर रिब्स। यहाँ पे रिब्स होते हैं, रिब्स नाम की हड्डियाँ होती हैं, राइट। ये लिफ्ट हो जाती है, लिफ्ट मैंने ऊपर उठती हैं, ठीक है। एंड फ्लैटन आर डायाफ्राम। और डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम पढ़ाया था ना, यहाँ पर डायाफ्राम होता है। ये डायाफ्राम नीचे चला जाता है, फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। अभी बना के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। तो जो रिब्स है आगे बढ़ रहा है, डायाफ्राम नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके वजह से जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसको थोड़ा समझते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, इसको मैं समझाता हूँ। कर लिए? चलो, इधर थोड़ा ध्यान से समझा जाए बात को। इधर देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सपोज करो कि ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है। और यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करके यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बड़ा अच्छा बनेगा, रुको। इस इंसान को दोबारा बनाया जाए, इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स। और इसका जो डायाफ्राम है वो ऐसा दिखता है, इस तरह से, ठीक है। इसके डायाफ्राम के ऊपर का हिस्सा क्या है? थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं। और इसके नीचे का हिस्सा क्या था? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये बढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा जब हम सांस खींचेंगे? जब ये मिस्टर एक्स सांस खींचेगा, सांस खींचेगा, तो इसका जो डायाफ्राम है ना, ये ना ऐसे ऐसे था अभी तक। अभी तक डायाफ्राम ऐसे था, इस शेप में था। देखो कैसे था, ऐसे था। लेकिन जब ये सांस खींचता है तो डायाफ्राम खिंचा जाता है, ऐसे ऐसे खिंचा जाता है। और खिंचाने की वजह से ये कुछ ऐसा हो जाता है। रुको मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तो मान लो ये डायाफ्राम है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये डायाफ्राम ऐसा है, पहले ऐसा है, इस शेप में कैसा है, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, दिख रहा है। अच्छा, अब क्या होगा? इसको खींचो, खींचोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। पहले कैसा है? ऐसा। खींचोगे तो कैसा हो जाएगा? ऐसा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डोम शेप। इसको क्या बोलते हैं? डोम शेप। इस तरह से उल्टा यू, उल्टा यू, है ना। अब जब इसको खींच दिए तो ये ऐसा हो गया। तो ये अभी ऐसा है, खींच दो कैसा हो जाएगा? ऐसा। और देखो अभी कैसा है? ऐसा, डोम शेप। खींचो, नीचे आ जाएगा। तो जब ये खिंचाता है ना, तो ये नीचे आ जाता है ऐसे, ठीक है। जब ये खिंचाता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन इट इट मूव्स डाउन, ठीक है, और ये फ्लैट हो जाता है। तो अभी ये डोम शेप में है। अभी कैसा है? अभी ये है डोम शेप में। डोम शेप्ड what? Diaphragm. But when it will contract during inspiration, then it will become flat. ये flat हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, बट अब ये जब ये पहले ऐसे था इस तरह से, अभी खींच दिए हम इसको, तो ये नीचे हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? देखिए, ध्यान देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर जो एरिया था, पहले छोटा एरिया था, अब ये नीचे चल यहाँ आ जाएगा जब, तो ये एरिया बढ़ जाएगा ना। इसको ऐसे इमेजिन करो, पहले इतना ही था, लेकिन जब ये नीचे आ गया तब ये एरिया और लंबा हो गया। देखो पहले इतना था, अब इतना हो गया। ये पहले इतना था, अब ये इतना हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन
ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, इट्स शेप, इसका जो शेप है, इट्स शेप चेंजेस, इसका शेप जो होगा चेंज हो जाएगा। इट्स शेप चेंजेस फ्रॉम, पहले कैसा था, पहले था डोम शेप, राइट, फ्रॉम डोम शेप टू, अब कैसा हो गया, अब स्ट्रेट हो गया है। तो उसको हम बोलेंगे कौन सा शेप, इसको बोलेंगे फ्लैट, फ्लैट शेप्ड या स्ट्रेट, या स्ट्रेट, सीधा हो गया। ठीक है, तो पहले ऐसे था इस तरह से, जब खींच दिए तो ऐसे हो गया और नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो ये एरिया बढ़ गया, डोम शेप टू फ्लैट। इसीलिए जो चेस्ट की कैविटी का जो एरिया था पहले इतना बड़ा था, लेकिन जब ये नीचे चला गया तो ये साइज बड़ा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, एरिया ऑफ या वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी, thoracic cavity increases। यहाँ तक बात सही है, वॉल्यूम बढ़ गया है, मतलब ज़्यादा हवा आ सकती है उसके अंदर। जब आप सांस ले रहे हो तो क्या घटना घट रही है, सांस ले रहे हैं, रिब्स आगे जा रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए एक बार, फटाफट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और क्या कह रहा है एनसीईआरटी, अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया बढ़ गया है। अब ध्यान सुनना, पहले मेरी बात सुनना, फिर इस पर आएंगे। क्योंकि यहाँ का एरिया बढ़ गया, पहले यहीं तक था डायफ्राम, पहले यहाँ पे था, अब डायफ्राम, पहले डायफ्राम ऐसे था, अब डायफ्राम ऐसा हो गया, तो डायफ्राम नीचे चला गया। जब डायफ्राम नीचे चला गया तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया है। पहले कैसा था, पहले यहाँ तक था, जब ये खिंचाया तो ये ऐसे हो गया, एरिया बढ़ गया या वॉल्यूम बढ़ गया। बताओ, एरिया बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, जब यहाँ का एरिया बढ़ेगा थोरैक्स का या चेस्ट का, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा। ये तुम जानते हो, एरिया और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है, एंड अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया घट जाता है। फिलहाल पहले ये ऐसे था, एरिया इतने दूर था पहले, बस थोरैक्स का एरिया या थोरासिक कैविटी या चेस्ट का एरिया कितना था, इतना था। बट जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे आ गया तो एरिया बढ़ गया, और जब एरिया बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर घट जाएगा, लंग्स के अंदर या चेस्ट के अंदर प्रेशर घट जाएगा। जब चेस्ट का प्रेशर घट जाएगा तो अंदर कम प्रेशर है, लो हो जाएगा प्रेशर, और बाहर हवा का प्रेशर, आसपास की हवा का प्रेशर हाई है, अंदर प्रेशर लो हो गया है, बाहर प्रेशर हाई है, हवा अपने आप बाहर से अंदर आएगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, हवा अपने आप अंदर आती है, सांस हम अंदर खींच लेते हैं। इसीलिए नॉर्मल केसेस में हमको सांस लेने की, खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, सांस लगातार चलती रहती है, आपको याद भी नहीं रहता कि आप सांस सांस लेना है। आपको याद रहता है क्या कि अरे बहुत दिन हो गया सांस नहीं लिया मैंने, ऐसा तो याद नहीं रखना पड़ता। सांस तो लगातार चल रही है, इस वक्त भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी, है ना, सांस तो चलती रहती है, क्योंकि वो जो डायफ्राम है खुद अपने खुद से ही ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, हम चाहें उसको तो हम फोर्सिबली फोर्सिबली पेट के मसल्स को यूज करके उसको नीचे खींच सकते हैं। अगर हम नहीं खींचेंगे तो भी वो अपने अपने आप ऊपर नीचे चल रहा है, नर्वस सिस्टम चला रहा है उसको। ठीक है, इतना समझ में आया बात। तो फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि अगर ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, और बाहर हवा का प्रेशर हाई है तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में अपने आप आ जाएगी। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यही एनसीईआरटी यहाँ पर घुमा घुमा के लिख रही है। देखिए, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्विला, इस तरह से हवा अंदर आ जाती है। ठीक है, यहाँ क्लियर नहीं लिखा है बट बात तो समझ गए होगे। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, ब्लड क्या करेगा, अब देखो ध्यान से, अब लंग्स के अंदर हवा भर गई है, तो लंग्स के अंदर जो हवा है वो लंग्स के अंदर कहाँ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, यहाँ तक जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल में हवा चली जाएगी, फिर ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वेलाई या एल्वियोलस में हवा पहुंच जाएगी। अब एल्वियोलस के साथ आपने पढ़ा कि इसके साथ यहाँ पर कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल, है ना, ये ब्लड वेसल से कनेक्शन है। तो जो ऑक्सीजन तुमने सांस के साथ खींचा है वो ऑक्सीजन अभी एल्विलाई में आया और वहां से ये ब्लड में चला जाता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो एल्विलाई ने बोला कि ब्लड भाई, ब्लड भाई, मैंने तुमको अपना ऑक्सीजन दिया, तुम मुझे क्या दोगे। तो ब्लड बोलता है कि एल्विलाई भाई मैं तुमको CO2 दूंगा। ठीक है, तो ब्लड इसके एक्सचेंज में, रिटर्न में
एल्विलाई को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो मैं फिर से एक एल्वियोलस बना रहा हूँ और उसके ठीक नीचे वी हैव द ब्लड वेसल। एंड ब्लड जो है उसके पास बहुत सारा CO2 है, वो टिश्यू से CO2 लेकर आया है और ये अपना एक्स्ट्रा CO2, बहुत सारा CO2 एल्विलाई को भेज देता है कि ले भाई रिटर्न में तुझे खाली हाथ में नहीं जाने दूंगा, तू CO2 ले जा। ठीक है, तो यहाँ से O2 जो है मूव करता है कहाँ से कहाँ, एल्विलाई से ब्लड में। और CO2 कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो CO2 मूव करता है ब्लड से एल्विलाई में। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था एल्विलाई। आगे देखिए, द ब्लड वेसल्स ब्रिंग CO2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी टू रिलीज इनटू द एल्वेलाई। तो यहाँ से CO2 रिलीज होकर एल्वेलाई में चला जाता है। तो यहाँ पर कौन सी घटना घटी है, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हुआ, एल्वेलाई टू ब्लड। क्या हुआ, O2 ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हुआ, तो CO2 ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई। ठीक है, यही है, यही सब लिखा है, एल्वेलाई इन एल्वेलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जब ऑक्सीजन इसको मिलेगा ना ब्लड को, ये ब्लड क्या करेगा ऑक्सीजन को लेकर, ये ऑक्सीजन लेकर के पूरे ब्लड में, सॉरी ब्लड जो है पूरे ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैला डालेगा। ठीक है, ब्लड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फैला देगा। ठीक है, वही सब है, ये पूरे सेल से पहुंच जाएगा। अच्छा आगे देखो, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस दौरान क्या होता है, लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जब भी हम सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जितनी भी हवा हम सांस के साथ खींचे थे सब की सब छोड़ दिए हम, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ हवा हमेशा लंग्स के अंदर स्टोर्ड रहती है। ठीक है, तो जितनी हवा लंग्स के अंदर हमेशा स्टोर रहती है, चाहे आप सांस ले रहे हैं चाहे सांस छोड़ रहे हैं, इस वक्त भी हर टाइम जब तक आप जिंदा हैं आपके लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ हवा रहेगी। इनफैक्ट मरने के बाद भी कुछ हवा लंग्स के अंदर रहती है। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो हवा ट्रैप्ड रहती है उस हवा का नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम। उस हवा का अमाउंट क्या है, उसका अमाउंट होता है 1100 से 1200 ml। मैं लिख देता हूँ सब कुछ, और देखो, तो देखो वही लिखा है, एक बार इसको पढ़ लो। ये देखो, तो lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed। मतलब क्यों रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए, लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हवा होना चाहिए ताकि उस हवा को यूज करके हम हमेशा प्रोसेस चलाते रहें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ बीच में गैप नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट टाइम मिले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, CO2 को रिलीज करने के लिए। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन एल्वेलाई ऑफ लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब ये काम करो, ठीक है, जितना आप कर पाओ उतना जोर से, मतलब जोर से नहीं आराम से ही, जितना आप सांस छोड़ सको उतना सांस छोड़ने की कोशिश करो। मैं सांस छोड़ रहा हूँ, सारा सांस छोड़ दिया मैंने, जितना सांस छोड़ना था मैंने छोड़ दिया, जितना मैं सांस छोड़ सकता था मैंने छोड़ दिया। आप भी ट्राई करो नाक से। इसके बावजूद लंग्स के अंदर कुछ हवा रह जाती है। तो लंग्स के अंदर सारा सांस छोड़ने के बाद भी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो हवा लंग्स के अंदर बचती है, दैट अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1100 टू 1200 मिलीलीटर। यदि मैं इसको लीटर्स में लिखूं तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस मच। ठीक है, अब इसको आप याद कर लो। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जल्दी करिए। हो गया, चलो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे थैंक यू, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आज का क्लास समाप्त। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक, इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू।